हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, डिजिटल दुनिया का मस्तिष्क। आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेमोरी कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इनपुट से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करती है ताकि उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट में बदला जा सके। मेमोरी इनपुट से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करती है ताकि उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट में बदला जा सके। मेमोरी अनेक सेल्स से मिलकर बनी होती है। मेमोरी अनेक सेल्स से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल में एक बिट यानी 0 और 1 स्टोर करने की क्षमता होती है। मेमोरी प्रत्येक यानी अनेक सेल्स से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक सेल में एक बिट स्टोर करने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। डेटा की भाषा, छोटी इकाइयाँ। डेटा की भाषा यानी छोटी इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। बिट 0 या 1। बिट में दो नंबर्स आते हैं, 0 या 1। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है जिसमें 0 या 1 आता है। निबल, बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट। बिट के बाद आता है निबल, हमारा निबल। निबल में 4 बिट होती हैं। निबल 4 बिट का समूह होता है। निबल 4 बिट का समूह होता है। उसके बाद आता है हमारा बाइट। बाइट 8 बिट का समूह होता है। बाइट 8 बिट का समूह होता है। यानी एक बिट में बिट जो है डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है जिसमें 0 या 1 डेटा स्टोर होता है। 0 1 डिजिट होते हैं और डेटा स्टोर होता है बिट के रूप में, सबसे छोटी इकाई के रूप में। उसके बाद आता है निबल। निबल हमारा 4 बिट का समूह होता है। उसके बाद आता है बाइट। बाइट हमारा 8 बिट का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं। विशालता का पैमाना। अब हम जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है और जियोब बाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है। मेमोरी बाकी मेमोरी की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। नोट पॉइंट क्या है? बिट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है जियोब बाइट। तो सबसे पहला आता है हमारा किलो बाइट यानी KB। उसके बाद मेगा बाइट। उसके बाद गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्साबाइट, जियोब बाइट, योट्टा बाइट। उसके बाद ब्रोंटो बाइट। उसके बाद जियोब बाइट। ये हमारी यूनिट होती हैं। केबी से लेकर जीबी तक यानी जियोब बाइट तक। करंट स्टैंडर्ड डीप कोबाल्ट तक हमारी है किलोबाइट से लेकर टेराबाइट तक। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल हमारा है पेटाबाइट से लेकर जियोब बाइट तक। ये हमारा इंडस्ट्रियल स्केल है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। फिर 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती हैं। फिर 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है। फिर 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो होती है जियोब बाइट। सबसे छोटी इकाई हमारी बिट होती है, सबसे बड़ी जियोब बाइट होती है। आगे बढ़ते हैं। डेटा का पदानुक्रम। तो सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ी बिट होती है। उसके बाद जो हमारा डेटा का पदानुक्रम है कुछ इस प्रकार होता है। बिट, उसके बाद बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फाइल, उसके बाद डेटाबेस। किसका क्या काम होता है वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बिट, फिर इसमें बाइट, फिर इसमें फील्ड। डेटाबेस क्या होता है? संबंधित फाइलों का संग्रह होता है डेटाबेस में। संबंधित फाइलों का संग्रह होता है डेटाबेस में। रिकॉर्ड क्या होता है? संबंधित फील्ड का संग्रह होता है रिकॉर्ड। फाइल संबंधित रिकॉर्ड का एक संग्रह फाइल कहलाता है। फील्ड होता है संबंधित वर्णों का संग्रह। फील्ड होता है संबंधित वर्णों का संग्रह। आगे बढ़ेंगे।
यहाँ से शुरू होता है मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग यहाँ से। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की मेमोरी होती है मेरे कंप्यूटर में। तो प्राइमरी मेमोरी में आती है मेरी रैम और रोम। रैम और रोम ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी हैं। रैम में आती है एस रैम, डी रैम, और रोम में आती है हमारी पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में एस रैम और डी रैम मेमोरी आती है। रोम में पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम टाइप की मेमोरी आती है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में आती है हमारी मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक का एग्जांपल है एच डी डी, ऑप्टिकल का एग्जांपल है सी डी डी बी डी, फ्लैश का एग्जांपल है पेन ड्राइव। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? तो यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक आवश्यक भाग है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू का एक आवश्यक भाग है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी और आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी और आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी से किसी भी सूचना को बहुत तेज़ी से प्राप्त किया जा सकता है। तो रैम यानी प्राइमरी मेमोरी से किसी भी सूचना को बहुत तेज़ी से प्राप्त किया जा सकता है। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रैम पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होती है यानी अस्थायी होती है। आगे पॉइंट्स हैं इसके, रीड एंड राइट। यदि किसी सूचना को किसी भी पते पर भंडारित किया जा सकता हो तथा किसी भी पते से सीधा पढ़ा जा सकता हो तो इसे रैम कहते हैं। यानी यदि किसी सूचना को किसी भी एड्रेस पर स्टोर किया जा सकता हो तथा किसी भी एड्रेस से सीधा पढ़ा जा सकता हो तो इसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। वर्क स्पेस क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग करते समय सबसे अधिक काम में लाई जाने वाली मेमोरी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यानी वर्क स्पेस पर प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली मेमोरी हमारी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वोलाटाइल यानी अस्थायी होती है। कंप्यूटर के बंद किए जाने पर इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यानी कंप्यूटर के बंद किए जाने पर या लाइट चली जाने पर इस मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसमें? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। आगे बढ़ते हैं, एस रैम और डी रैम की तुलना देखेंगे यहाँ पर। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, महंगी, तेज़ गति, कम विद्युत खपत होती है। महंगी होती है, तेज़ गति होती है, कम विद्युत खपत होती है। रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका यूज़ करते हैं एटीसी और वेदर यानी मौसम की जानकारी में, और एटीसी में इसका यूज होता है, इसे कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कैश मेमोरी में भी इसका यूज़ होता है। आगे आते हैं डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। ये कैपेसिटर्स से बनी होती है। डायनेमिक एक्सेस मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैपेसिटर्स से बनी होती है, सस्ती होती है, मध्यम गति होती है, उच्च घनत्व होता है। बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। यूज़ होता है इसका पीसी, लैपटॉप वगैरह में इसका यूज़ होता है। पीसी, लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है। यूज़ मेन रैम, कैश मेमोरी,
एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आएगी, और डी रैम के अंतर्गत हमारी आएगी मेन रैम। पीसी या लैपटॉप में इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। रोम में एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, यानी लाइट जाने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट नहीं होगा। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी लाइट जाने पर भी इसमें मौजूद डाटा नष्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है रीड ओनली मेमोरी। उपयोगकर्ता सिर्फ पढ़ सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता। उपयोगकर्ता रीड ओनली मेमोरी को उपयोगकर्ता सिर्फ पढ़ सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। पर्पज़ क्या है? इसमें ऐसी सूचनाएं संग्रहित हैं जो कंप्यूटर के संचालन के लिए ज़रूरी हैं। रोम में ऐसी सूचनाएं संग्रहित हैं जो कंप्यूटर के संचालन के लिए ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। रोम का विकास, एवोल्यूशन ऑफ रोम। आगे हम लोग रोम के विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पी रोम आएगा, पी रोम के बारे में पढ़ेंगे। पी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उपयोग क्या है? विशेष प्रोग्राम अंकित किया जा सकता है। पी रोम में विशेष प्रोग्राम अंकित किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम अंकित करने पर वह स्थायी बन जाता है। पी रोम में यानी प्रोग्रामेबल रोम में एक बार प्रोग्राम अंकित करने पर वह स्थायी यानी परमानेंट बन जाता है। फिर आते हैं ई पी रोम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम। संग्रहीत सूचना को अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा हटाया जा सकता है, पुनः प्रोग्राम अंकित कर सकते हैं। तो ई पी रोम में जो डेटा स्टोर किया गया है, संग्रहीत सूचना को अल्ट्रावायलेट रेज किरणों द्वारा हटाया जा सकता है, पुनः प्रोग्राम अंकित कर सकते हैं। यानी डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज से इरेज कर सकते हैं और डेटा को फिर से स्टोर कर सकते हैं। किसमें? ई पी रोम में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रोम, डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम को आधुनिक रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है कई सारे एग्जाम्स में। तो डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी है ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इरेजर है। इसके टॉपिक्स क्या हैं? इस तकनीकी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा डेटा हटाया जा सकता है, यानी डबल ई पी रोम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा डेटा को हटाया जा सकता है। अब ई पी रोम को हटाने के लिए बाहर नहीं लाना पड़ता है। अब ई पी रोम को हटाने के लिए निकाल कर बाहर नहीं लाना पड़ता, यानी कंप्यूटर में ही इसके डेटा को हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। यूज़ कहाँ क्या होता है इसका? पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर्स। पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर्स आदि में डबल ई पी रोम मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नज़र में रैम बनाम रोम। एक नज़र में हम लोग देखेंगे रैम और रोम का एक संक्षिप्त। यहाँ पे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी अस्थायी होती है, वोलेटाइल होती है, फास्ट होती है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। वर्क स्पेस पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी रैम है हमारी। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी है, जबकि रैम हमारी अस्थायी मेमोरी है। फंडामेंटल बुनियादी मेमोरी हमारी रोम। केवल पढ़ सकते हैं, रोम को केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। इसमें स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस देता है हमें कौन? रोम। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से शुरू होता है हमारा कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी डेटा का स्थायी घर। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी या डिस्क की तरह है, यह सेमीकंडक्टर पर आधारित है, बहुत तेज है लेकिन महंगी है, इसमें जगह कम होती है। प्राइमरी मेमोरी डिस्क की तरह है, यह सेमीकंडक्टर पर आधारित है, बहुत तेज है लेकिन महंगी है, इसमें जगह कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी लाइब्रेरी की तरह है। सेकेंडरी मेमोरी लाइब्रेरी की तरह है, इसे सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यह सस्ती है, इसमें डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी लाइब्रेरी की तरह है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी भी कहते हैं। यह सस्ती है और इसमें डेटा को लंबे समय तक परमानेंट सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब। सेकेंडरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक थर्ड हमारी मैग्नेटिक टेप्स। सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की होती है, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में हमारी मैग्नेटिक टेप आता है और डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट, ये हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के टाइप्स में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में। क्या होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आती है। मैग्नेटिक टेप यह सबसे पुरानी तकनीकी में से एक है। यह सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें डेटा को क्रम से ही एक्सेस किया जा सकता है, आप सीधे किसी डेटा पर कूद नहीं सकते हैं, जैसे ऑडियो कैसेट में होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में डेटा को क्रम से ही एक्सेस किया जा सकता है, आप सीधे किसी डेटा पे कूद नहीं सकते हैं, जैसे ऑडियो कैसेट में होता है। ऑडियो कैसेट में जैसे कि क्या होता है, सीक्वेंस वाइज गाने बजते हैं, एक के बाद दूसरा गाना, तीसरा गाना, चौथा गाना, ऐसे ऑडियो कैसेट में होता है। आप डायरेक्ट किसी भी अपने मनपसंद गाने पर नहीं जा सकते। स्टोरेज कितना होता है। यह सस्ती होती है और बैकअप के लिए उपयोगी है। क्षमता 10 MB से 15 TB तक हो सकती है। स्टोरेज 10 MB से 15 TB तक हो सकता है। सिक्वेंशियल फ्लो मतलब 1 2 3 4, इस तरह से इसमें डेटा एक्सेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आविष्कार कब हुआ। 1971 में। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हुआ 1971 में एलन सुगार्ट ने इसका आविष्कार किया 1971 में। फ्लॉपी डिस्क का संरचना कैसी होती है। माइलर प्लास्टिक का गोलाकार खोल जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, इसे डिस्केटीज भी कहते हैं। संरचना कैसी होती है। माइलर प्लास्टिक का गोलाकार खोल जिस पर ऑक्साइड की परत होती है, इसे डिस्केटीज भी कहते हैं। ये इसकी संरचना होती है। क्षमता कितनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 8 इंच की। जो फ्लॉपी डिस्क होती है, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क में 80 KB से 120 KB तक का स्टोरेज होता है। 5.25 इंच की जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, 5.25 इंच की, उसमें 360 KB से 1.2 MB तक का स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क में 360 KB से 1.2 MB तक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। 3.5 इंच यानी 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 730 KB से 1.44 MB तक होती है। 730 KB से 1.44 MB तक। आगे बढ़ते हैं। HDD हार्ड डिस्क, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हार्ड डिस्क के बारे में, डेटा का पावर हाउस कहते हैं इसे। हार्ड डिस्क को डेटा का पावर हाउस कहते हैं। यह कंप्यूटर में सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। यह कंप्यूटर में सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। HDD को यानी हार्ड ड्राइव डिस्क को HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड ड्राइव डिस्क, यानी हार्ड डिस्क
यह कंप्यूटर में सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। इसे फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। स्थायी मेमोरी है। यह नॉन वोलेटाइल है, यानी बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। यह स्थायी मेमोरी है। यह स्थायी मेमोरी यानी बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। स्टोरेज क्षमता 256 GB से 16 TB तक होता है। स्टोरेज कैपेसिटी 256 GB से 16 TB तक होती है। आगे हमारा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है इसमें कि हमारा एक्चुएटर आर्म है, ये रीड राइट हेड है, प्लॉटर है, ये स्पिंडल है, धुरी है। RPM रिवोल्यूशन पर मिनट कितना होता है वो देखते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर घूमता है। इसकी गति RPM में नापी जाती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। मानक गति क्या है? ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM से 7200 RPM की गति पर चलती है। ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM से 7200 RPM पर चलती है। आगे बढ़ते हैं। जिप ड्राइव, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जिप ड्राइव क्या होती है? यह फ्लॉपी डिस्क से अधिक लेकिन हार्ड डिस्क से कम क्षमता वाला डिवाइस था, यानी मीडियम टाइप का हो गया। यह फ्लॉपी डिस्क से अधिक लेकिन हार्ड डिस्क से कम क्षमता वाला डिवाइस था। इसका विकास किया लोमेगा कंपनी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। क्षमता का विकास यानी कैपेसिटी कितनी है इसकी? 100 MB से 100 MB से 250 MB, 250 MB से 750 MB, ये इसकी जो है कैपेसिटी होती है। तो जिप ड्राइव की कैपेसिटी 100 MB, 250 MB, 750 MB इस तरह से कुछ होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। SSD SSD नई नई तकनीकी है। यह एक डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग करती है। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव एक डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग करती है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यह है कि इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, जिससे यह हार्ड डिस्क से कई गुना तेज और सुरक्षित है। इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, जिससे यह हार्ड डिस्क से कई गुना तेज और सुरक्षित है। गति स्पीड कितनी होती है? तो SSD की स्पीड होती है 35 से 100 माइक इसकी एक्सेस स्पीड है 35 से 100 माइक्रोसेकंड होती है। मतलब 35 से 100 माइक्रोसेकंड इसकी एक्सेस स्पीड होती है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव बाकी से तुलना में बेहतर है। आगे हमारा है SSD के प्रकार, टाइप्स ऑफ SSD। साटा SSD होती है। साटा SSD, PCIe SSD उच्च गति कनेक्शन, पारंपरिक कनेक्शन के लिए डाटा SSD, NVMe SSD, NVMe SSD, M2 SSD आधुनिक और छोटा आकार, M2 SSD। आगे बढ़ते हैं। भंडारण क्षमता का विकास, एवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज। तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी थी? 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB। चिप ड्राइव की 750 MB। जिप ड्राइव की 750 MB। एच डी डी की 16 TB और एस एस डी की सबसे ज़्यादा स्पीड और कैपेसिटी दोनों। सेकेंडरी मेमोरी ने सीमित डिस्क रैम को असीमित गोदाम यानी वेयरहाउस में बदल दिया। सेकेंडरी मेमोरी ने सीमित डिस्क रैम को असीमित गोदाम वेयरहाउस में चेंज कर दिया। अब आता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज ऑप्टिकल डिस्क से कैश मेमोरी तक। यहाँ से हमारा
ऑप्टिकल डिस्क टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है। इसमें डेटा एक चपटी सतह के भीतर बिट्स के रूप में स्टोर होता है। ये जो चपटी सतह है, डेटा एक चपटी सतह के भीतर बिट्स के रूप में स्टोर होता है, यानी इसमें डेटा स्टोर रहता है। ये इसकी प्रोटेक्टिव एक्रिलिक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये। आगे देखेंगे, ये हमारी प्रोटेक्टिव एक्रिलिक लेयर है। ये जो पार्ट है ये हमारा रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम लेयर है, रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम लेयर है। लेज़र रीडआउट है, ये बिट्स है। डेटा के चपटी सतह के भीतर बिट्स के रूप में डेटा स्टोर होता है। तो ये बिट्स हैं, ये पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। तो हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। आगे चलते हैं, सीडी का टेक्निकल ब्लूप्रिंट क्या है? इसका डायमीटर 120 mm होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का टेक्निकल ब्लूप्रिंट क्या है? इसका डायमीटर 120 mm का होता है। मोटाई 1.2 mm थिकनेस होती है, मोटाई 1.2 mm थिकनेस होती है। लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1.6 माइक्रोमीटर, 1.6 म्यू एम यानी 1.6 माइक्रोमीटर इसकी स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग। स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। सीडी की स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। डेटा रिकॉर्डिंग तकनीकी क्या है? संरचना क्या है? यह एक एकल कुंडलीनुमा ट्रैक होता है जो केंद्र से बाहर की ओर फैलता है। इसका स्ट्रक्चर है, यह एक एकल कुंडलीनुमा ट्रैक होता है जो केंद्र से बाहर की ओर फैलता है। कोडिंग 44.1 किलोहर्ट्ज़ की सैंपलिंग दर के साथ 16 बिट PCM का प्रयोग हुआ है। क्षमता क्या है? 80 मिनट ऑडियो या 700 MB डेटा को स्टोर करती है। 80 मिनट का ऑडियो या 700 MB डेटा को स्टोर करती है। आगे सीडी के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सीडी। तो सीडी 3 तरह की होती है, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी RW। यानी सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी RW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। सीडी रोम में क्या होता है? यह रीड ओनली मेमोरी है, रेसिन या एल्युमिनियम की परत होती है इस पर। उपयोग मल्टीमीडिया और गेम्स में इसका यूज़ होता है। CDR WORM राइट वंस रीड मैनी, CDR राइट वंस रीड मैनी होता है, यानी एक बार डेटा लिखने के बाद CDR में एक बार डेटा लिखने के बाद बदला नहीं जा सकता। CDRW यानी री राइटेबल, यहाँ इरेजेबल है, यह इरेजेबल है, इसमें डेटा को बार बार लिखा और बिठाया जा सकता है। CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल में डेटा को बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है, इरेजेबल है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है डीवीडी। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पुराना नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है। डीवीडी का पुराना नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है। यह सीडी जैसी दिखती है, समान व्यास की है, लेकिन इसकी डेटा क्षमता बहुत अधिक है। यह उच्च गुणवत्ता वाली मूवीज़ के लिए आदर्श है, यह उच्च गुणवत्ता वाली मूवीज़ के लिए आदर्श है। ये सीडी का स्ट्रक्चर दिया गया है, सीडी सरफेस है, ये डीवीडी सरफेस है। आकार समान है, क्षमता अधिक है। सीडी की तरह ही उसके आकार सीडी के समान है, लेकिन इसकी क्षमता अधिक होती है डीवीडी की सीडी से। आगे बढ़ते हैं, डीवीडी की क्षमता क्या होती है? तो डीवीडी की क्षमता सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है, सिंगल लेयर की डीवीडी की क्षमता होती है 4.7
GB। 4.7 GB क्षमता होती है। 4.7 GB क्षमता होती है सिंगल लेयर डीवीडी की। डबल लेयर डीवीडी की क्षमता होती है 8.5 GB यानी 8.5 GB। 8.5 GB डबल लेयर डीवीडी की क्षमता होती है। मल्टी लेयर डीवीडी की क्षमता 20 GB तक होती है। 20 GB तक अधिकतम क्षमता 20 GB। यानी डीवीडी की मिनिमम जो कैपेसिटी है सिंगल लेयर की 4.7 GB, मैक्सिमम 20 GB, डबल लेयर की 8.5 GB। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी स्टोरेज से मेमोरी की ओर। अब तक हमने देखा कि डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, CD DVD। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी का उपयोग कैसे करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। जब रैम पर अधिक लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी की तरह इस्तेमाल करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। जब रैम पर अधिक लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी की तरह इस्तेमाल करता है। ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, जिसे वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है। इसे एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं। यानी जो वर्चुअल मेमोरी है उसे एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है? वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है? फिजिकल रैम, मेन मेमोरी। फिजिकल रैम यानी मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है इसको देखते हैं हम लोग। हार्डवेयर की तरह या कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध होती है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध होती है, पर इसे सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध होती है, पर इसे सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। आरक्षित जगह क्या होती है? यह हार्ड डिस्क में रखा गया एक आरक्षित स्थान रिजर्व होता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में रखा गया एक रिजर्व प्लेस है। साइज़ क्या होता है? इसका स्पेस स्वतः ही रैम के स्पेस के बराबर होता है। यह 3 गुना होता है, 3 गुना तक। वर्चुअल मेमोरी का स्पेस रैम के स्पेस के बराबर होता है ऑटोमेटिकली। यह 3 गुना तक होता है। आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है इसको समझते हैं। लोकेशन कहाँ होती है? तो कैश मेमोरी का लोकेशन होता है सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है हमारी कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी हमारी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। कार्य क्या होता है इसका? कैश मेमोरी का काम क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार की तीव्र मेमोरी है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को यहाँ रखा जाता है ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी एक्सेस कर सके। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी एक्सेस कर सके। आगे बढ़ते हैं। गति का अंतर, रैम बनाम कैश। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का जो स्पीड है एक्सेस करने का, डेटा को एक्सेस करने का जो स्पीड होता है रैम का, वो 180 नैनो सेकंड होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो डेटा एक्सेस करने का स्पीड होता है वो 180 नैनो सेकंड होता है, जबकि कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 45 नैनो सेकंड होता है। रैम का 180 नैनो सेकंड एक्सेस टाइम होता है, जबकि कैश का एक्सेस टाइम 45 नैनो सेकंड होता है। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी अधिक होती है। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होती है।
स्पीड के मामले में इसका जो पदानुक्रम है वो है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी के, कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी। अगर ऑप्शन में कैश मेमोरी नहीं है तो रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी हो जाएगी। तो स्पीड के मामले में कैश सबसे ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी की, उसके बाद प्राइमरी व वर्चुअल मेमोरी की, उसके बाद CD DVD इन सब की। क्षमता कैपेसिटी सबसे कम होती है कैश मेमोरी की, उससे ज़्यादा होती है वर्चुअल की, उससे ज़्यादा होती है CD DVD की। यानी क्षमता सबसे ज़्यादा DVD CD DVD की होती है और स्पीड सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी की होती है। कंक्लूज़न क्या है? डीवीडी जो डेटा को सुरक्षित और लंबे समय तक स्टोर करके रखती है, विशाल स्टोरेज होता है डीवीडी का। जबकि तीव्र होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी। जो डेटा को प्रोसेसर तक पलक झपकते ही पहुंचा दे वो हमारी कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी होती है। एक कुशल कंप्यूटर सिस्टम को दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, डेटा स्टोरेज और स्पीड की यानी तीव्रता की। तो यहाँ पे ख़त्म होता आज का हमारा चैप्टर मेमोरी। मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, टॉपिक अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।